नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। अब वक्त हो चला है आज के इतिहास को जानने का। आज का दिन देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बना है और कई महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज भी हो गई हैं। इन्हीं घटनाओं को लेकर आज बात करेंगे देश के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी की। साल 2012 में 30 नवंबर के दिन उनका निधन हो गया था। हम भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और उनसे जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं। बात है साल 1996 की। उस समय जब देश अस्थिरता के एक भयंकर दौर से गुजर रहा था, तब सरकार गिरना कोई घटना नहीं बल्कि साजिश माना जाता था। सरेआम सत्ता से बेदखल करने का खेल चल रहा था और उस खेल की सूत्रधार कांग्रेस थी। शिकार बने थे एच.डी. देवेगौड़ा और फिर इंद्र कुमार गुजराल। इतिहास के पन्नों में आज हम झांकेंगे और उस प्रधानमंत्री की जिंदगी में जिसे कहना चाहिए तोहफे में ही पीएम पद मिला था। 1996 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। उसके खाते में 161 सीटें आईं। कांग्रेस अपने दम पर 141 सीटें जीत पाई। उस समय कांग्रेस ने सरकार बनाने की मंशा जाहिर नहीं की। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। इस वजह से दूसरे दलों को साथ लाने की जद्दोजहद अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी कोशिश की। वे सरकार बनाने में कामयाब भी हो गए। लेकिन राजनीति का खेल देखिए कि ऐसा था कि वो समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी को सिर्फ 13 दिन के लिए ही पीएम बना सका और फिर उनकी सरकार जा गिरी। अब देश फिर से अस्थिरता के दौर में चला गया। सभी के मन में एक सवाल, किसकी सरकार बनेगी, कौन देश के बागडोर संभालेगा। काफी माथापच्ची देखने को मिली और कांग्रेस के समर्थन से एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बना दिए गए। एक तरफ देश में नया पीएम बना, दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी सीताराम केसरी के पास चली गई। अब केसरी का अध्यक्ष बनना देश में एक और बड़ा सियासी भूचाल माना जा रहा था। 324 दिन बीत चुके थे। देवेगौड़ा देश के पीएम बन सरकार चला रहे थे। कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दे रखा था। सभी को लगा कि अब स्थिरता आ चुकी है, सत्ता का आने का खेल खत्म हो चुका है। लेकिन जो सोचा तब गलत साबित हुआ। सीताराम केसरी ने ऐलान कर दिया कि कांग्रेस देवेगौड़ा सरकार से अपना समर्थन वापस ले रही है। वापस भी ऐसे समय में लिया गया जब संसद में बजट पेश किया जा रहा था। कांग्रेस ने दो टूक कह दिया था, अपना नेता बदलो वरना हम समर्थन वापस ले लेंगे। अब स्थिति एक तरीके से विकट और विस्फोटक हो गई थी। देश एक बार फिर से पहले चुनाव होते नहीं देखना चाहता था और फिर से उसको उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया गया। लेकिन ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अब किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब एक तरफ नए पीएम की खोज चल रही थी, दूसरी तरफ कयास लग रहे थे कि केसरी ने ऐसा खेल क्यों किया। अब राजनीति है तो अटकलें लगाना लाजमी भी था। ऐसे में देवेगौड़ा को पीएम कुर्सी जाने को या यूं कह लें और केसरी के दाव के दो कारण सामने आए। पहली थ्योरी ये चल पड़ी कि सीताराम केसरी को ऐसी खबर मिली थी कि देवेगौड़ा की सरकार उन्हें फर्जी मामले में फंसा सकती है। इसके ऊपर उन्हें ऐसा भी लगने लगा था कि कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, तो बस साम दाम दंड वाली थ्योरी पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने सरकार गिरवाई। अब इसी कहानी का एक दूसरा एंगल भी है, पहलू भी है, जो उस समय खूब प्रचलित हुआ। कहा गया कि सीताराम केसरी खुद प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने लगे थे। कहा जाता है कि उस समय केसरी को उनकी पिछड़ी जाति की वजह से ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता था। कांग्रेस में भी सारे बड़े पद क्योंकि बड़ी जातियों के पास थे, केसरी थोड़ा भेदभाव जैसा महसूस करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हाथ में सत्ता आ गई तो सब सम्मान देंगे, उनका भी कद बढ़ जाएगा और लही कही कसरत जो है वो प्रधानमंत्री बनते ही पूरी भी हो जाएगी। खैर, केसरी सिर्फ ऐसा सोच रहे थे, उनका पीएम बनना तब नामुमकिन जैसा था। विरोधी विरोध करते समझ सकते थे। कांग्रेस के अपने नेता सीताराम केसरी को बतौर प्रधानमंत्री कभी स्वीकार नहीं करने वाले थे। प्रणब मुखर्जी, शरद पवार, अर्जुन सिंह, जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के ही कुछ दूसरे कद्दावर नेता थे जो खुद पीएम बनने के सपने संजोए बैठे थे, लेकिन केसरी की दावेदारी को कभी स्वीकार नहीं करते। ऐसे कांग्रेस समझ चुकी थी कि खुद सत्ता का स्वाद चखना मुश्किल है। ऐसे में फिर यूनाइटेड फ्रंट को ही समर्थन देने पर सहमति बन चुकी थी। अब ये सहमति उस व्यक्ति की दावेदारी को मजबूत करने वाली थी जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, जिसने भारत को अपनी कार्यभूमि बनाया और फिर जिसने देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया। यहाँ से शुरुआत होती है इंद्र कुमार गुजराल का। इंद्र कुमार गुजराल का जन्म 4 दिसंबर 1919 को पाकिस्तान के पंजाब में हुआ था, लेकिन बाद में उनका पूरा परिवार भारत आ गया। उनके माता पिता स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने पंजाब के संग्राम में अहम भूमिका निभाई। गुजराल का बचपन पढ़ाई करने में ही गुजरा। खूब तेज़ी से आगे बढ़ते रहे और MA, BCom, PhD जैसे तमाम डिग्रियां उन्होंने हासिल की। दिल्ली नगर निगम से राजनीति में कदम रखा और फिर लंबे समय तक इंदिरा गांधी के करीबी भी रहे।
कांग्रेस के साथ उनका सफर 1980 को समाप्त हुआ। फिर जनता दल में वे शामिल हो गए। विदेश नीति के लिए प्रख्यात इंद्र कुमार गुजराल अपनी डॉक्ट्रिन थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। वे मानते थे कि पूरी दुनिया में अगर भारत को अपना सिक्का जमाना है तो पड़ोसियों के साथ रिश्ते ठीक करना जरूरी है। 1996 में जब अस्थिरता का दौर चल रहा था, गुजराल विदेश मंत्री की भूमिका निभा रहे थे, यानी कि गुजराल राजनीति में सक्रिय थे, बड़े नेता भी माने जा सकते थे और माने ही जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने वाले थे ऐसा ना उनकी लकीरों में दिख रहा था और ना ही उन्होंने खुद शायद ही ऐसी महत्वाकांक्षा कभी पाली होगी। तब यूनाइटेड फ्रंट में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे, जीके मूपनार भी बताए जाते हैं, लेकिन किसी ने गुजराल का नाम तक नहीं लिया था। बैठकों का दौर चलता रहा, बहस बढ़ती गई और कई नेताओं को धीरे धीरे महत्वाकांक्षा सामने आने लगी। मुलायम यूपी से सबसे ज़्यादा सीटें जीत कर आए थे, सरकार में रक्षा मंत्री भी थे, ऐसे में उनका पीएम बनना आसान था। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव बिहार की सियासत में पूरी तरह चमक चुके थे, पिछड़ों के बड़े चेहरे थे, ऐसे में वो भी पीएम बनना चाहते थे। लेकिन मज़े की बात तो ये थी कि मुलायम लालू को नहीं चाहते थे, लालू मुलायम को पसंद नहीं करते थे। इस सियासी लड़ाई की वजह से दोनों का ही पत्ता कट गया, लेकिन लालू तेज थे, उन्हें पता था कि वह खुद अगर पीएम नहीं बन सकते तो अपनी करीबी को वो कुर्सी ज़रूर सौंपेंगे। उसी समय नाम आया इंद्र कुमार गुजराल का। मुलायम अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने गुजराल का विरोध किया, बाकी किसी को उनसे कोई आपत्ति या शिकायत नहीं थी। हैरानी की बात यह रही कि जिन बैठकों में पीएम पद का मंथन चल रहा था, गुजराल उनमें शामिल तक नहीं थे, लेकिन जब उन्हीं के नाम पर मोहर लगी वे कमरे में सो रहे थे। असल में गुजराल थक चुके थे, कई घंटों की मीटिंग के बाद भी कोई फैसला नहीं हुआ, तो ऐसे में वो मीटिंग छोड़कर चले गए। लेकिन जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ, टीडीपी के एक सांसद भागकर उनके पास पहुंचे। उन्होंने गुजराल को उठाया, झकझोर करके उठाया और कहा, नेताओं का फरमान सुना दिया है। इंद्र कुमार गुजराल देश के अगले प्रधानमंत्री बना दिए गए थे, जिनकी नियति ने सिर्फ 11 महीने तक ही साथ दिया। फिर उसके बाद सत्ता का खेल फिर वापस से वैसा ही शुरू हो गया। तो सत्ता का इस किस्से से ये समझ सकते हैं कि भारत के इतिहास में सरकार बनना और सरकार गिरा देना या सरकार बनवाने में मदद करना, ये तीनों ही ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें हर पार्टी परिपूर्ण है। और शायद वही वजह है कि पुरानी कथा आज की पटकथा को लिखती हुई नजर आती है। आज के इतिहास में फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर इतिहास के पन्नों को लेकर और करेंगे बात आज के इतिहास की।